नमस्कार। मैं डॉक्टर सौरभ शर्मा, सह आचार्य इतिहास। पूर्व के कुछ यूट्यूब वीडियोस से हम लोग मौर्य काल के बारे में अध्ययन कर रहे हैं। मौर्य काल के विभिन्न पक्षों के बारे में हम लोगों ने अध्ययन किया है, जिसमें मौर्यकालीन ऐतिहासिक स्रोत, अशोक के प्रमुख शिलालेखों के बारे में, राजा चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार, अशोक के बारे में विस्तार से अध्ययन किया है। इसके अतिरिक्त जो तत्कालीन शासन के विभिन्न पक्ष थे, जैसे मौर्य प्रशासन, मौर्यकालीन अर्थव्यवस्था आदि के बारे में भी हम लोग अध्ययन कर चुके हैं। इसी का एक बहुत ही प्रमुख पक्ष जिसका अध्ययन आज हमें करना है वो है मौर्यकालीन समाज। तत्कालीन समाज किस प्रकार का था, कौन सी परंपराएं वहाँ पर चल रही थी, किन नवीन तथ्यों का वहाँ पर प्रादुर्भाव हो रहा था और राज्य का उन पर क्या नियंत्रण था, इस सब के बारे में आज हम मौर्यकालीन समाज नामक टॉपिक में अध्ययन करेंगे। समाज की जब हम बात करते हैं मौर्य काल की, तो पूर्व में जिस प्रकार का समाज चला आ रहा था, जिसे चतुर्वर्णीय समाज कहा जाता था, यानी 4 वर्ण जिसमें प्रमुख रूप से थे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, उसी प्रकार का विभाजन की व्यवस्था वाला समाज मौर्य काल में भी उपस्थित था। लेकिन इस काल में एक प्रमुख परिवर्तन यह स्पष्ट रूप से देखने में आता है कि शूद्रों को, जिन्हें पहले केवल शिल्प कला और सेवा वृत्ति का कार्य करने का अधिकार था, वो इस काल में उन्हें कृषि, पशुपालन तथा व्यापार करने की भी अनुमति मिल गई थी और वे इसके द्वारा भी अपना आजीविका चला सकते थे। इस काल में शूद्रों की स्थिति में सुधार देखा गया है और सुधार होने के कारण वैश्यों और शूद्रों के मध्य की जो दूरी थी वो काफ़ी कम हो गई थी। हालांकि आर्थिक स्थिति में शूद्रों के और वैश्यों के सुधार हो रहा था, क्योंकि व्यापार और वाणिज्यिक गतिविधियां बढ़ रही थी, लेकिन फिर भी इन दोनों वर्णों की सामाजिक स्थिति ब्राह्मण और क्षत्रियों के मुकाबले अभी भी काफ़ी नीचे थी। इस कारण से ये दोनों ही वर्ग, जो नवीन गैर ब्राह्मण धर्म इस समय में अस्तित्व में आ रहे थे, उनकी तरफ आकर्षित हुए। विशेष रूप से जैन धर्म और बौद्ध धर्म इस समय प्रमुख रूप से प्रसारित हो रहे थे और बौद्ध और जैन धर्म का जब प्रसार बढ़ रहा था, तो इसके प्रतिक्रिया स्वरूप ब्राह्मण धर्मों ने अपने आप को और ज़्यादा कठोर बना लिया था। ब्राह्मण धर्म ने स्वयं को ज़्यादा कठोर बना लिए थे, ज़्यादा नियम और कानून सख्त कर दिए थे। इसके कारण से और भी ज़्यादा बौद्ध और जैन धर्म की तरफ लोग आकर्षित होने लगे। लेकिन एक नवीन तथ्य यहाँ पर सामने निकल करके आ रहा था कि वर्ण, या जो अब धीरे धीरे जाति व्यवस्था की तरफ जा रहे थे, वो व्यवस्था केवल पुराने धर्मशास्त्रों में उल्लिखित चतुर्वर्णीय समाज तक ही नहीं रही। यहाँ पर कई वर्ण संकर जातियों का भी उद्भव हो रहा था, यानी वर्ण व्यवस्था ठीक से कार्य नहीं कर रही थी। इसी समय वर्ण संकर की समस्या बढ़ रही थी, साथ में ही वैश्य और शूद्र वर्ग द्वारा अधिक सम्मान पाने की चाहत में सामाजिक तनाव में भी वृद्धि हो रही थी,
क्योंकि आर्थिक रूप से संपन्न हो रहे थे दोनों वर्ग, लेकिन समाज में जो स्थान उनको मिलना चाहिए था सम्मान की दृष्टि से, वो प्राप्त नहीं हो रहा था। वर्ण संकर की समस्या देखें तो चाणक्य ने कुछ वर्ण संकर जातियों का यहाँ पर उल्लेख किया है, जिसमें प्रमुख रूप से अंबस्ट, निषाद, पार्श्व, चांडाल, श्वैपाक और पुलकस जैसी जातियों का उल्लेख यहाँ पर चाणक्य द्वारा किया हुआ मिलता है। नई जातियों का भी निर्माण हो रहा था। व्यवसाय के आधार पर कई वर्ग जाति के रूप में परिणित हो रहे थे, जैसे रजक, दर्जी, बढ़ई, लुहार, सुनार आदि, ये सब जाति के रूप में परिणित होने लगे थे। अशोक के शिलालेख में भी उल्लेख मिलता है कि दास और कर्मकर नामक जातियों का उल्लेख मिलता है, जिन्हें शूद्र वर्ग में समाविष्ट किया गया है। यहाँ पर विदेशी यात्री मेगास्थनीज के अनुसार व्यक्ति अपनी जाति के बाहर विवाह नहीं कर सकता था और ना ही अपना व्यवसाय कर सकता था, यानी जाति व्यवस्था में अब नियम कानून कठोर होने लगे थे। जाति के बाहर विवाह और जाति के बाहर व्यवसाय की अनुमति नहीं थी। मेगास्थनीज ने भारतीय समाज को 7 जातियों में विभाजित किया है। ये 7 जातियां कौन कौन सी हैं? दार्शनिक, किसान, पशुपालक, कारीगर या शिल्पी, सैनिक, निरीक्षक और सभासद। ये आपको ध्यान रखना है। सामान्यतः प्रश्न पूछा जाता है वस्तुनिष्ठ रूप में परीक्षाओं में कि मेगास्थनीज ने भारतीय समाज को कितनी जातियों में विभाजित किया और वो कौन कौन सी थी। तो आपको ध्यान रखना है, ये 7 जातियाँ जो यहाँ पर उल्लेखित हैं, इन्हें भारतीय समाज को इस आधार पर मेगास्थनीज ने विभाजित किया था। हालांकि मेगास्थनीज का ये विभाजन सही प्रतीत नहीं होता है। ये विभाजन मेगास्थनीज ने आर्थिक आधार या वृत्ति के अनुसार किया था, यानी आर्थिक आधार पर जो व्यक्ति जो कार्य कर रहा है उस हिसाब से इसको 7 जातियां इसने बताई हैं। यहां ऐसा प्रतीत होता है कि या तो मेगास्थनीज जाति, वर्ण या व्यक्ति के पारस्परिक संबंधों को समझ नहीं सका और या फिर उसने इस तथ्य को नजरअंदाज कर दिया। ऐसा प्रतीत होता है कि मेगास्थनीज का जो सामाजिक विभाजन है वो इतिहासकार, जो यूनानी इतिहासकार हेरोडोटस हैं, उनसे प्रभावित था, जिसने मिस्र की सामाजिक व्यवस्था को 7 भागों में बांटा था। उसी आधार पर मेगास्थनीज ने भी यहाँ पर 7 भागों में जातियों को बांट दिया। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि परवर्ती इतिहासकारों जिन्होंने मेगास्थनीज के उद्धरणों का प्रयोग किया है, उन्होंने मेगास्थनीज के नाम से ये गलत विवरण दिया हो, क्योंकि हमें मेगास्थनीज की जो मूल कृति है इंडिका वो उपलब्ध नहीं है। स्त्रियों की स्थिति कैसी थी? ये एक विशेष बात मौर्य काल में देखेंगे कि स्त्रियों की स्थिति पहले से अधिक सुरक्षित थी। उन्हें पुनर्विवाह तथा नियोग की अनुमति थी। जो सम्राट परिवारों की स्त्रियां थीं वो सामान्यतः घरों के अंदर रहती थी और उन्हें एक विशिष्ट नाम दिया गया है, अविष्कासिनी। आपको ध्यान रखना है, अविष्कासिनी कौन थी? अविष्कासिनी वे थीं जो सम्राट परिवार की महिलाएं थीं, संपन्न परिवार की महिलाएं थीं और जो सामान्यतः घरों में रहा करती थी। स्त्रियों को अंगरक्षक, दुर्गरक्षक तथा गुप्तचर के रूप में नियुक्त किए जाने के भी काफ़ी प्रमाण हमें प्राप्त हुए हैं। वैश्यावृत्ति, यह हम देख सकते हैं कि मौर्य काल का एक प्रमुख पक्ष था कि वैश्यावृत्ति को राज्य के द्वारा समर्थन प्राप्त था।
यानी राज्य को द्वारा इसको समर्थन दिया जाता था और इतना समर्थन था कि राज्य द्वारा इस वृत्ति में निवेश भी किया जाता था। नगरों में प्रेक्षाएं लोकप्रिय थी। स्त्री और पुरुष दोनों ही प्रेक्षाओं में भाग लेते थे और इन्हें अलग अलग नामों से जाना जाता था, जैसे रंगोपजीवी, यानी पुरुषों को तो रंगोपजीवी कहा जाता था और स्त्रियों या महिलाओं को रंगोपजीविनी कहा जाता था। तो वेश्यावृत्ति को समर्थन था, राज्य के द्वारा निवेश भी था और प्रेक्षाएं लोकप्रिय थी जिसमें स्त्री और पुरुष दोनों भाग ले रहे थे। दास प्रथा भी एक प्रमुख पक्ष है मौर्यकाल का। दास प्रथा को क्योंकि राज्य के द्वारा कानूनी मान्यता प्राप्त थी। दासों की गिनती एक प्रकार से व्यक्तिगत संपत्ति के रूप में की जाती थी, यानी जो जितना समृद्ध है वो उतने ही दास रखता था। तो व्यक्तिगत संपत्ति के रूप में दासों की गिनती की जाती थी। अर्थशास्त्र में दासों के भी विभिन्न प्रकार बताए गए हैं। 9 प्रकार के दास प्रमुख रूप से उल्लेखित किए गए हैं। हरदास, दंडप्रणीत, हवजाहत, ग्रहेजात, दयागत, लब्ध, करीत, आत्मनिक्रिय और अहेतक। इस प्रकार से 9 प्रकार के दासों का विवरण अर्थशास्त्र में प्रमुख रूप से दिया गया है। त्रिपिटक में दासों के 4 प्रकार बताए गए हैं। जहां अर्थशास्त्र 9 प्रकार के दासों का उल्लेख कर रहा है, त्रिपिटक 4 प्रकार के दासों का उल्लेख कर रहा है। ये आप ध्यान रखिएगा, कई बार वस्तुनिष्ठ परीक्षा में ये पूछ लिया जाता है कि अर्थशास्त्र में मौर्य काल में कितने प्रकार के दासों का उल्लेख मिलता है। आपको ध्यान रखना है 9 प्रकार के दास हमें अर्थशास्त्र में लिखित मिलते हैं। और वहीं त्रिपिटकों में यदि पूछा जाता है कि त्रिपिटकों में कितने प्रकार के दास बताए गए हैं, तो आपको बताना है कि त्रिपिटकों में दासों के 4 प्रकार बताए गए हैं। धन्यवाद। आप लोग इस चैनल के नीचे एक सब्सक्राइब का बटन आता है, उसको ज़रूर प्रेस करिएगा, जिससे जब भी कोई नया अपडेट मिलता है, यदि आपको लिंक नहीं भी प्रोवाइड होता है तो आपको वो सीधी उसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो यदि आपको ठीक लगता है तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा चैनल को। धन्यवाद।